नमस्कार किसान भाइयों। कृषि ज्ञान के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थान के बाड़मेर जिले से गणपत चौधरी जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक युवा किसान है जो पिछले कई सालों से अनार की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये जो है अनार की लगभग 22 बीघे में खेती करते हैं। तो की चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अनार की खेती कब करें, कैसे करें, तो खेती के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कौन सी उपयुक्त किस्में हैं, उसका मंडीकरण कैसे करें, प्रति बीघा इसमें लागत कितनी आती है, इसका प्रबंधन कैसे करें यदि कोई रोग लग जाए तो, और किसान इसे मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो गणपत चौधरी जी, किसान के फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार किसान मित्रों। मेरा नाम गणपत चौधरी है। गांव रतनपुरा, तहसील गुड़ामलानी, जिला बाड़मेर, राजस्थान से हूँ। गणपत जी, यदि आपकी शिक्षा की बात करें तो आपकी शिक्षा क्या है? मैं सर 10th पास हूँ। अच्छा। और 10वीं पास करने के बाद से आप किसी क्षेत्र में आ गए, तो 10वीं आपका। एक्चुअली जी। 10th के बाद मुझे आर्मी में जाना था, लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि उस समय मेरी एज 17 साल की भी पूरी नहीं हुई थी। जी जी। और 2 साल मुझे और पढ़ाई करनी थी उसके लिए। कम से कम 2 साल के लिए पढ़ाई के लिए मुझे कम से कम समझो कि उस समय थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी हमारे घर की। तो मैं नहीं कर पाया पढ़ाई। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी तुरंत और मैं जॉब पे चला गया था, नौकरी पे बाहर। कोई इलेक्ट्रिक की शॉप पे, हमारे कोई ताऊ के लड़के थे वहीं पे। तो उसके बाद वो सब करने के बाद आखिर में मैंने खुद की दुकान भी की थी, सब कुछ किया। और लेकिन मन उसी खेत में जाने को करता था बार बार। वही खेती करूँ तो अच्छा रहे, कुछ अपना खेत में होना चाहिए जो फार्म। क्योंकि हम लोग किसान फैमिली से आते हैं। मेरे दादा परदादा, यहाँ तक कि पिताजी, सब ने खेती ही की है। तो मुझे खेती में जाने की बहुत ज्यादा रुचि थी उस समय। फिर मैं खेती में जाने के लिए लास्ट में मैंने 2019 बीस में जाके अनार, पहले अनार लगा रखे थे मैंने घर पे, लगभग 300 एक पौधे ट्रायल बेस पे। तो वो ट्रायल ले रहे थे कि क्या कैसे हो सकती है खेती। तो वो 2016-17 में लगा दिए थे। बाद 19 में वापस लगाए, 600 पौधे हुए टोटल, फिर वो भी सक्सेस ही थे। उसके बाद मैं 2022 में जब कोरोना अपना 20 में पिक पकड़ा, लास्ट एंड कोरोना में मैंने पौधे लगा दिए। 21 में पौधे लगा दिए, 5,000 पौधे कर दिए टोटली अनार के। तो उसमें पिछले साल मैंने लास्ट ईयर प्रोडक्शन लिया था, और इस साल प्रोडक्शन आने की भी उम्मीद है अच्छी खासी। अच्छा। तो जैसे कि आपने, जैसे आपके यहाँ परंपरागत तरीके से खेती होती आ रही है, और आपने जैसे कि बताया कि आपने पढ़ाई के बाद से आर्मी की तैयारी की, लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो पाए, फिर आपने नौकरी वो की। तो आप एज जब मेरी कृषि पूरी क्षेत्र नहीं में थी। आए। एज पूरी नहीं थी तो जा नहीं पाया, क्योंकि एज उसमें कम से कम 18 साल चाहिए होती है। जी जी। और फिर मुझे पढ़ाई छोड़ना भी मजबूरी था, तो पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर मुझे आर्मी की तैयारी नहीं कर पाया, और फिर जॉब पे चला गया था, प्राइवेट जॉब पे। तो जब आपने कृषि क्षेत्र में अपना कदम रखा तो आपने आपको शुरुआती दौर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? तो वहां पे एक्चुअली पहले तो अनुभव की कमी थी, क्योंकि परंपरागत खेती में तो अनुभव था ही, लेकिन जो ये टेक्निकल फार्मिंग है, आप समझो कि उसमें हमें डॉक्टर वगैरह रखने चाहिए होते हैं, और काफी कुछ करना पड़ता है। तो केमिकल तो मुझे पहले से चिढ़ थी केमिकल से, कि केमिकल खेती तो मुझे करनी ही नहीं है, करना है तो ऑर्गेनिक ही है। मैंने स्टार्टिंग से, हमारे खेत में तो केमिकल यूज होता था, तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक की ओर बढ़े। पहले 600 पौधों में ट्रायल तो नहीं किया एक बार, उनमें केमिकल हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ, बीमारियां वगैरह ज्यादा आने लगी। मतलब 2 साल, तीन तीन फसल ली हमने और बीमारी ज्यादा अटैक करने लगी। धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में बीमारियां बढ़ गई। क्योंकि हमारे यहाँ अनार चूंकि 2013 में ही आया है, उससे पहले महाराष्ट्र में ही अनार हुआ करता था, थोड़ा बहुत गुजरात में। तो उसके बाद हमारे यहाँ जैसे केमिकल यूज हुए ज्यादा, उसके बाद बीमारियां ज्यादा बढ़ने लग गई। तो उस बीमारियों को देखते हुए फिर मैंने सोचा कि अपन ऑर्गेनिक ही करें तो बेहतर रहेगा। तो ऑर्गेनिक में जाने की इच्छा हुई, और उसमें थोड़े थोड़े कुछ कुछ ट्रायल किए हमने, कुछ यूट्यूब से
सहारा लिया और देखा, पता लगाया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सफल तो नहीं है 100%, लेकिन किया जा सकता है। लेकिन जिद पकड़ ली हमने भी उल्टी की भाई करेंगे तो ऑर्गेनिक ही, केमिकल करेंगे नहीं। तो आज भी 5,000 पौधों में संपूर्ण ऑर्गेनिक कर रहे हैं। और अभी तक तो ट्रायल ही चल रहा है। समझो कि आज हम लोग इथ्रेल करते हैं, उसमें हमने इथ्रेल कंपलसरी होता है पत्ते गिराने के लिए अनार में। तो वो अनार में जो इथ्रेल होता है, इथ्राइल हमको कंपलसरी केमिकल से ही करना पड़ता है। उसका कोई अपने पास वो इलाज नहीं है। यदि हम जनवरी में हम ये बाहर लेते हैं तो फिर बिना इथ्राइल के भी किया जा सकता है। और खास करके जो ये बरसाती ऋतु में जो रहती है फसल, इसके अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं। और हमारे यहाँ सूटेबल टेम्परेचर के हिसाब से देखने जाए और सब कुछ देखने जाए तो ये अगस्त जुलाई जून जुलाई अगस्त वाला इथ्राइल सही रहता है। इसके हिसाब से हमने भी इथ्राइल की और थोड़ी बीमारियां ज्यादा अटैक करने लग गई। तो पिछले साल हमने एक दो केमिकल के उपयोग किए थे, लेकिन इस साल अभी तक तो हमने केमिकल का उपयोग नहीं किया है। और अभी तक फसल का टाइम पीरियड समझो कि 45% पूरा हो चुका है, 55 बचा है लास्ट। और 55%, 45 यदि हमने बीमारियां मतलब जो बरसात ऋतु में बीमारी रहती है उसको कंट्रोल कर लिया है हमने, तो पीछे अगली ज्यादा बीमारी आने का चांस नहीं है। तो अच्छा, जैसे कि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो इसकी खेती करने के लिए जैविक खादों में किन किन खादों का मतलब खादों का इस्तेमाल करते हैं, उनका निर्माण आप कैसे करते हैं? हाँ, जो जैविक खाद के लिए हमें पहले तो गाय सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप जैविक में जाना चाहते हैं तो समझो कि घर पे तबेला होना चाहिए। हमारे पास तबेला तो नहीं है, लेकिन जरूर एक दो गाय हैं। और उससे तो पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम बाहर से भी छाछ वगैरह ला के स्टॉक करते हैं और उससे ही दवाइयाँ बनाते हैं। और गोबर भी हम लोग गौशाला से ही लाते हैं। तो उससे बैक्टीरियाओं से उसको सड़ाना होता है, जैसे लाइक वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह है इस टाइप से, उसको अच्छे से हम लोग सड़ा देते हैं। फिर वो सड़ा हुआ गोबर, सड़ा बोले तो उसको पकाना होता है, मतलब गोबर पक जाए उसको बैक्टीरिया डिकम्पोस्ट कर ले, वही गोबर हमें खेत में डालना चाहिए। यदि आपने कच्चा गोबर सीधा गोबर किया हुआ डायरेक्ट खेत में डाला तो उससे बीमारियां उल्टी ज्यादा फैलती है। और वो फसल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको कम से कम गोबर को बैक्टीरियाओं से सड़ाना जरूरी है। और उसके बाद गोबर तो पूरा हो गया, तो एक गोबर से अनार जैसी फसल में कभी पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि अनार एक हाइब्रिड वैरायटी है। उसमें देसी वैरायटी खत्म हो गई है, जो कि पहले आया करती थी गणेश। अब गणेश में क्या होता था, फल ऊपर से हरा ही रहता था, ग्रीन कलर का। और वो हरा कलर का फल आज किसी को भी पसंद नहीं है, सब लोगों को कलर पसंद है। तो उसके हिसाब से फिर वैरायटी निकली है, अपना भगवा सिंदूरी वगैरह है इस टाइप की। और सबसे बेहतर हमारे एरिया में जो राजस्थान का डेजर्ट एरिया है उसमें भगवा सिंदूर, यहाँ तक कि पूरे भारत में भगवा सिंदूर ही सही है। भगवा सिंदूर। हाँ, भगवा सिंदूर। अच्छा, इसकी खेती, अनार की जो खेती की शुरुआत मतलब की जाती है तो कौन सा महीना जो है सबसे उत्तम रहता है खेती के लिए, और बुआई से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, सबसे अ, अनार का जो महीना देखा जाए तो सबसे बेहतर रहता है फरवरी और मार्च। अब जनवरी से जैसे ही होली खत्म होती है उसके बाद तैयारियां चालू कर देनी चाहिए। होली हिंदू संवत के अनुसार जो महीने आते हैं वो सबसे बेस्ट है। वो इधर उधर आगे पीछे नहीं होते ज्यादा, वो समय के अनुसार चलते हैं। और जो इंग्लिश महीने है जनवरी फरवरी, वो उसमें एक महीने का गैप पड़ सकता है। तो हमें हिंदू संवत के अनुसार नॉर्मली अपना चैत्र महीना बोलते हैं, जो होली के बाद में आता है। तो हमें उस समय होली के बाद तुरंत तैयारी चालू कर देनी चाहिए अनार की खेती के लिए। उसमें पहले हमें समझो कि एक पहली फसल लेने जब बुआई करते हैं उससे पहले हमें एक तिल तो लगा देना चाहिए। तिल लगा के जमीन में दबा देने चाहिए जब तिल पे फूल आने लग जाए उससे पहले पहले, ताकि आपका ऑर्गेनिक कार्बन अच्छे से बढ़ पाए। वो वो तिल दबा देंगे। उसके बाद नॉर्मली 1 फीट बाई 1 फीट का गड्ढा करके उसमें खाद डाल के उसको बंद करके रख देना चाहिए। उससे
3-4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जब आपको फसल की बुआई करनी है, उससे पहले की बात। और उसमें आप वेस्ट डिकम्पोजर के बैक्टीरिया डालते रहिए समय समय अनुसार, 10-10 दिन में, 7-7 दिन में। जिससे वो अच्छा से सड़ जाए गोबर, और उसमें जब अनार आप लगाए तो कोई तकलीफ नहीं आए बाद में किसी बीमारी की। और खास करके पहली बार जब फसल लगाते हैं, अनार जब बुआई करते हैं, तो उस समय उसमें तकलीफ रहती है पहली आपकी उदय की, जिसको उदय बोलते हैं आप लोग, आपकी भाषा में क्या बोलेंगे, जिसको दीमक भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो दीमक की खास सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वो पौधे को खत्म कर देता है। क्योंकि पौधा कैसा है क्या है, और खास करके पौधे जब मंगवाए हम, तो उसका भी ध्यान रखना कि वो नर्सरी कैसी है। रेपोर्टेड नर्सरी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से यदि नर्सरी से पौधे आए और उस नर्सरी वाले ने किसी बीमार पौधे से यदि पौधा बनाया है, तो आपके खेत में बीमारी आने का चांस 100% होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो पौधे किस जगह से ले रहे हैं हम। तो ऐसा ही है, मतलब रिपोर्टेड नर्सरी से पौधे ले और फिर उसकी बुआई करें। तो अभी ये जो आप जो पौधा जो लेते हैं, प्लांट जो लेते हैं, उसका हम्म। प्रति प्लांट कीमत क्या पड़ता है? यदि नहीं लेते हैं तो आप या स्वयं ग्राफ्टिंग तो नहीं करते हैं? नहीं, मैं खुद राजस्थान में मैंने एक बार ट्रायल किया था खेत में लगाने का, खुद पौधे बनाए थे मैंने। लेकिन हम्म। इतने सक्सेस नहीं है जो एक्चुअल में महाराष्ट्र से बने हुए हो। तो उनका टेम्परेचर लेवल है, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ तक गर्मियों में हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री है वो चला जाता है, 49-50 के आसपास तो रह ही जाता है। तो महाराष्ट्र में कहाँ से लाते हैं पौधे आप? महाराष्ट्र में शिरडी है, नासिक है, इसके आजू बाजू से। अच्छा, तो आपका जो प्रति प्लांट पौधा है वो कितने रुपये पड़ता है? पौधों में दो प्रकार की वैरायटी होती है, एक टिश्यू कल्चर और एक गुटी कल्चर। तो गुट्टी पौधा समझो कि आप एटलीस्ट पड़ जाता है 30 रुपए के आसपास। और अच्छी क्वालिटी में लेने जाएं तो 25 से 30 रुपए में पड़ जाता है, 30 रुपए मैक्सिमम है, 30 से ज्यादा है तो फिर गुट्टी में वो ठग रहा है आपको। और यदि टिश्यू कल्चर लेना जाए तो जैन टिश्यू कल्चर के पौधे आते हैं, वो 40 रुपीज के आसपास रहते हैं, 40 to 45 के आसपास। अच्छा, तो हाँ, ये और जो दो जो जो गुट्टी और टिश्यू कल्चर है, दोनों में फर्क होता है। जैसे कि आप कोई पूछना चाहे कि दीदी हम टिश्यू कल्चर खरीदना चाहे तो कैसा रहेगा, और गुट्टी कल्चर खरीदना चाहे तो कैसा रहेगा, दोनों में डिफरेंट ये है कि गुट्टी कल्चर की जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बेहतर होती है मुकाबले टिश्यू कल्चर के। वो एक लेबोरेटरी में तैयार किया पौधा होता है, जो टिश्यू से होता है, मतलब ऊपर की पत्तियों से होता है। कॉम्पड़ कॉम्पड़ बोलते हैं हम, उनसे वो तैयार किया जाता है। तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत तेज नहीं होता, यदि बीमारी आएगी तो फटक से फैल जाएगी पूरे पौधों में, वो टिश्यू कल्चर में बेहतर। यदि गोटिकल्चर में देखा जाए तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। उसमें यदि बीमारी फैलेगी तो एक पौधे से स्टार्ट होगी, धीरे धीरे आपको समय लगेगा, देखने में भी टाइम लग जाता है, आप उसके ऊपर रोग प्रभाव कर सकते हैं। और टिश्यू पे इतना फास्ट नहीं कर पाते हैं आप। और दूसरी चीज है कि टिश्यू में मतलब मेन चीज है कि टिश्यू कल्चर में टिश्यू से बेहतर है गुट्टी कल्चर। लेकिन ये भी खास ध्यान रखना चाहिए कि वो किस मतलब मदर प्लांट से लिया हुआ है। अच्छा, अगर हम प्रति बीघा बात करें तो प्रति बीघा लगभग कितने प्लांट लग जाते हैं एक बीघे में? और दूरी अ, क्या होती है बीच की? हाँ, उसकी दूरी अमूमन हमको, आजकल लोगों को क्या लालच ज्यादा फैला हुआ है, बस कम से कम दूरी में करेंगे तो ज्यादा पौधे आएंगे और ज्यादा फसल आएगी, वैसा कुछ नहीं है। आप जितनी दूरी ज्यादा रखते हैं इतना बेहतर रहता है अनार के लिए। यदि आपकी मिट्टी एकदम नरम, हमारे राजस्थान में मिट्टी है, आप डेजर्ट की मिट्टी है वही सेम है, जो रेगिस्तान में मिट्टी होती है वही रेगिस्तान पे ही हमारा अनार है। तो उस रेगिस्तानी मिट्टी में तो आप कम से कम दूरी रखिए, कम से कम भाई 12 फीट बाई 13 बाई 11 फीट रखिए आप, 13 बाई 11 के आसपास। और जिसमें मिट्टी काली है, मान लीजिए काली मिट्टी है, मजबूत मिट्टी है, अदर राजस्थान के अलावा, आप राजस्थान के अलावा एमपी में भी लोग अनार कर रहे हैं, आज साउथ में भी अनार हो रहा है, हर जगह हो रहा है। राजस्थान में भी कुछ मिट्टियां ऐसी है जो मजबूत मिट्टी है, जैसे कि पाली साइड में अच्छी मिट्टी है, फिर चित्तौड़ साइड में अच्छी मिट्टी है। और भी जगह है जो राजस्थान में, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, जैसलमेर, थोड़ा बहुत जोधपुर, और ये सब 3 डिस्ट्रिक्ट, जालौर, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरी मिट्टियां अच्छी है, जहाँ पे डिस्टेंस आपको ज्यादा रखनी चाहिए।
कम से कम बता दूं तो डिस्टेंस उसमें 12 बाई 15 के आसपास रखें। नहीं तो पौधे में उसमें क्या है, जितना दूर पौधा पास पास में रहेगा एक दूसरे की, पौधे की छाया नहीं रहनी चाहिए पौधे पे। जितना दूर रहेगा धूप, सूर्य की धूप जितनी तेज पड़ेगी, डायरेक्ट पड़ेगी, उतनी बीमारियां कम फैलने का चांस रहता है। जी। अच्छा, इसकी खेती के लिए आमतौर पर जलवायु कैसी होनी चाहिए? मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर आपका समझो, अब हमारे इस एरिया में हो रहा है तो आप किसी भी टेम्परेचर में किया जा सकता है। माइनस टेम्परेचर जहाँ पाला पड़ता हो वहां नहीं करना चाहिए। वहां यदि करते हैं तो फसल का जो आपका जनवरी में उसमें इथराइल हो जाना चाहिए, जनवरी वाला। लेकिन उसमें ज्यादा दिक्कत होती है, पाला पड़ता है 3 4 दिन, जिसमें पत्ते और फल के साथ में नीचे गिरा देता है वो। जैसे कि बीकानेर है, चूरू है, इस साइड में बहुत ज्यादा पाला पड़ता है। राजस्थान का चूरू और बीकानेर जहाँ पाला ज्यादा पड़ता है वहां पे पौधा इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, जो पाले की वजह से रुक जाती है उसकी ग्रोथ। और पत्तियां, और ज्यादा पाला पड़ जाए, जिस पिछली साल उससे पिछली साल पाला ज्यादा पड़ा था राजस्थान में, बीकानेर साइड में, वहां पे फल के साथ में पत्तियां सारी नीचे गिर गई थी पौधों की। ऐसा देखने को मिला था। अच्छा, हमारे यहाँ आपके पाला नहीं, जीरे की जी, खेती आपके होती है। जिले में न्यूनतम तापमान कितना जाता है और अधिकतम तापमान कितना जाता है? हमारे यहाँ रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान रात को आप जाए तो 5 डिग्री के आसपास चला जाता है, यदि सर्दियों की बात करें तो। और गर्मियों में तो नॉर्मल रात को जैसे ही ठंडा वातावरण होता है 30 के आसपास रहता है, 28 25 28 30। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो सर्दियों में तो इतना ही रहता है, 30 के आसपास, 35 मैक्सिमम है। लेकिन गर्मियों की बात करें तो रिकॉर्डेड गवर्नमेंट के डाटा अनुसार 49 50 के आसपास है। लेकिन इस बार किसी लोगों ने, मतलब जैसे कि पत्रकार है, रिपोर्टेड पत्रकार है, अशोक सेरा करके हैं, उन्होंने खुद की मशीन लाके चेक भी किया था टेम्परेचर में मीटर से, तो उन्होंने 52 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था। ऐसा है। अच्छा, एक अनार का पौधा कितने दिनों में प्रौढ़ हो जाता है, यानी कितने दिनों में उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं? हाँ, फल, सबसे अच्छी चीज आपने पूछी कि इसमें फल लेने का एक समय होता है। आप जब पौधा आज लगा दिया है तो उसको 3 साल जैसे ही पूरे हो तो उसके बाद हमें फसल लेनी चाहिए उस पे। कुछ लोग पौधा लगाया यार 2 साल पूरे हुए, तीसरी साल के अंदर अंदर ही फसल ले लेते हैं, उससे पौधा बौना रह जाएगा और कमजोर रह जाता है। उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है और इतना इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता है, फिर बीमारियों के चांस ज्यादा रहते हैं। यदि हम 3 साल बाद फसल लेते हैं तो अच्छा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और पौधे में बीमारी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, और पौधा अच्छा खासा फूल भी जाता है पहले से। अच्छा, एक जो पौधा है, मतलब अपने जीवन काल में कितने सालों में मेच्योर हो जाता है, यानी उसमें अधिकतम उपज आनी शुरू हो जाती है? हमने पौधा लगा दिया है तो आप समझो कि पर प्लांट पहली जो फसल रहती है 3 साल बाद 10 किलो फल देता है वो पौधा। यदि 3 साल बाद लें तो 10 से 12 किलो के आसपास। और चौथी साल में वो फल देगा कम से कम, उसी को आप डबल कर दीजिए, कम से कम 20 22 और 25 के आसपास। और उससे फिर वो 40 45 के आसपास। और ज्यादा पौधा बड़ा हो जाता है, जिसमें हो सकता है किसी में पानी ज्यादा आ जाए। मैंने ये भी देखा है कि मेरे अ, अनार में पौधों में एक वाल के पास में पौधा लगा हुआ है जहाँ पे पानी गिरता ही रहता था ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का रिसाव जल्दी हो जाता है, मिट्टी में पानी टिकता नहीं है, वो फटाक से निकल ही जाता है। तो वहां पे थोड़ा अनार जैसे ही हम चालू करते थे तो उसमें ज्यादा पानी आता था, बह के पानी आता था उसकी वजह से, वाल की वजह से। तो उस पौधे की हाइट और ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो उसमें मैंने 1.5 क्विंटल फल उतारे थे। तो वो एक बहुत ज्यादा है, आइए इतना नहीं हो पाता है अमूमन। आप एक एवरेज गिनिए तो मैक्सिमम अच्छा पौधा होगा तो आपका 50 से 60 किलो तक चला जा सकता है, ड्रिप इरिगेशन के अनुसार करेंगे तो। हाँ, पानी ज्यादा दिया है यार, वो तो फिर अलग है, वो तो बाई मिस्टेक हुआ है समझो आप। अभी आप जो है सिंचाई के लिए कौन सी पद्धति अपना रखे हैं? जल जमाव वाला है या ड्रिप इरिगेशन? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है पानी फ्लड इरिगेशन से।
जो ये जो ड्रिप इरिगेशन आपने लगा रखा है, क्या उसके लिए आपने सरकार से सब्सिडी मिली है या फिर सिर्फ हाँ, अपने सब्सिडी सब्सिडी मिलती है। कितना परसेंट फिफ्टी सरकार ने परसेंट सब्सिडी दिया था आपको? 50% तक सब्सिडी मिल जाती है। 50% सब्सिडी वो है। अलग अलग साल की अलग अलग स्कीम्स होती है, उसके हिसाब से रहता है। अमूमन 50% के आसपास रहती है, 50-40। जब पहले स्टार्टिंग में हमारे यहाँ ड्रिप लगी थी तब 90% तक सब्सिडी देते थे। अच्छा। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो उसमें कई तरह के रोग लगने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो आमतौर पे जो मतलब जो सबसे जो खतरनाक जो रोग होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनसे मतलब आम किसानों को ध्यान रखना चाहिए? अगर अगर उनका इम्पैक्ट दिखे तो विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो मतलब पूरी फसल खराब हो जाएगी। हाँ, सबसे ज्यादा है तो फंगस है। अब अनार में कई टाइप के फंगस रहते हैं अलग अलग। एंथ्राकनोज है। आप देखा जाए तो उसमें हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में बोले हिंदी में तो टिपकी, पंखुड़ी और प्लग करके फंगस रहती है। जो टिपकी, पंखुड़ी और ये प्लग रहती है, जो इनके अनुसार मतलब यदि पौधे में अच्छे से फैल जाए तो वो लगभग सारी फसल नष्ट कर सकता है। विद इन 7 डेज के अंदर फसल नष्ट की जा सकती है। और तेलिया सबसे घातक बीमारी है इसमें। तेलिया करके बीमारी होती है, वो 5 दिन में आपका फसल पूरा बगीचा नष्ट कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि मतलब आप प्रतिदिन खेत में जाएं और उसका रख रखाव करें। हाँ, आप जरूर एक दिन छोड़ के एक दिन खेत में जाना जरूरी है। यदि आप कहीं दूर रहते हैं तो आप खेत में या तो खेत में रहिए किसी आदमी को जो अच्छे से जानकार रहे, या फिर आप खुद खेत में जाइए। खेत में आना जाना लगा रहना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आता है कि कौन सी बीमारी कब लग गई, खत्म कर दे खेत को। हाँ, यदि आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो थोड़ा आपको राहत मिलती है, जिसमें बीमारी आने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। 10% चांस रहते हैं बीमारी आने के, उसमें केमिकल में 100% रहते हैं। इतना है। अच्छा, एक अनार के पौधे का लगभग जीवन काल कितने दिनों का होता, मतलब कितने साल का होता है? अनार में केमिकल की फार्मिंग करने जाए तो जीवन काल मुश्किल से 10 साल, 12 साल। 10 साल। आप जब से लगाए हैं तब से आप उसमें 6-7 फसल अच्छी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी फसल ले सकते हैं 2-3 फसल। क्योंकि 4 साल तक तो अच्छा पौधा देगा नहीं आपका, 4 साल तक तो खर्चा निकाल देगा। 5वीं साल जब फसल देगा तो अच्छी खासी फसल दे देगा, 6ठी साल अच्छी फसल देगा और 7वीं अच्छी देगा। फिर वो 7 साल बाद अच्छी फसल, 8 साल, 9 साल और 10 साल और 11 साल, वो 4 साल में आपको जितने आपने कमा लिए वही अंदर डालने पड़ते हैं। ऐसा हो जाता है केमिकल में। और ऑर्गेनिक में आपको साल दर साल फसल में बढ़ोतरी मिलती जाती है, लेकिन एक मिनिमम कम ग्रोथ मिलती है। एकदम से उछाल नहीं आता है कि आपने बहुत सारा प्रोडक्शन ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल फसल आपको एवरेज, लेकिन एवरेज देखने जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिकल से आगे रहती है। तो कितना लगभग कितना साल तक रह सकता है वो ऑर्गेनिक वाला पौधा? ऑर्गेनिक वाला 25 साल तक आराम से रह सकता है। 25 से 30 भी रह सकता है, यदि आपको आपने किस हिसाब से आप कर रहे हैं। ठीक। फिर ऑर्गेनिक करते करते प्राकृतिक में चला जाना चाहिए, साथ में दूसरी और फसलें ले लेनी चाहिए, इस टाइप से। अच्छा, मल्टीक्रॉप। जैसे अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कई तरह की स्कीम चलाई जा रही हैं जिनसे बागवानी किसानों को सहायता मिल सके, तो क्या आपने कोई इस तरह का कोई लाभ भी लिया है? हाँ, अनार में गवर्नमेंट की कई बैंक से वहां से अच्छा और सस्ते भाव में लोन मिल जाता है आपको, आधे टक्के में। मतलब एक के ब्याज से नहीं, आधे के ब्याज से लोन मिल जाता है। भूमि विकास बैंक होती है जिसमें आधे % के हिसाब से लोन मिल जाता है। मैंने स्टार्टिंग में लोन भी लिया था। अच्छा, जैसे अब प्रति बीघा की बात करें तो प्रति बीघा लगभग जैसे कि ये तो सालों साल इसमें फसल मिलती रहती है, और पहले साल लागत काफी ज्यादा लगती होगी। तो पहले साल इसमें लागत कितनी आ जाती है प्रति बीघा? प्रति हेक्टेयर बात करने जाए तो आपको हेक्टेयर में 6 बीघा होते हैं, जी। जो 132 बाई 132 फीट के रहते हैं। मतलब उसमें आप एक समझो कि 1 हेक्टर में 1.5 से 1.25 लाख के आसपास मैक्सिमम खर्च देखने जाए तो आता है। अच्छा। और इनकम की बात करें तो?
ओवरऑल मतलब। इनकम इनकम आपकी जब, यदि हम 3 साल का पौधा है और उसके बाद में फसल लेते हैं तो पर प्लांट में आप इनकम एक नॉर्मल एवरेज गिन लीजिए 500 रुपए के आसपास। जी। और जब जैसे ही एज बढ़ती जाती है पौधे की तो उसमें हम 400 400 रुपये और ऐड कर सकते हैं जी। हर साल के हिसाब से। तो एक हेक्टेयर में लगभग कितना पौधा लग जाता है? 1 हेक्टर में पौधे लगने चाहिए 300 के आसपास। सॉरी, 300। एक बीघे की बात करूं, सरकारी बीघा एक सौ हाँ। बत्तीस उसमें 100 पौधे आते हैं समझो आप। 1 हेक्टर ऐसे। में 500 550 के आसपास पौधे लगेंगे। जी। अच्छा, उपज कोई भी हो, मंडीकरण में काफी समस्याएं आती हैं। तो आप अपने फलों का मंडीकरण कैसे करते हैं? जैसे कि आप जैविक विधि से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट से ये उम्मीद रखते होंगे कि आपको और अच्छी कीमत मिले। तो हाँ, आप। मैं जी। मैं इस साल ट्राई कर रहा हूँ बिग बास्केट और इनसे, जो ब्लिंकिट वगैरह है, जेप्टो है, ऑनलाइन जो ग्रोसरी वगैरह मार्केट है, मार्केट प्लेस, वहां पे ट्राई कर रहा हूँ इस साल तो शायद। कुछ एफपीओ से भी कांटेक्ट किया है मैंने, ताकि ऑर्गेनिक की हुई फसलों का ऑर्गेनिक भाव मिल सके। लेकिन अब तक तो सफल नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है कि जिससे कुछ फायदा हो फार्मर को। वो भी ऑर्गेनिक, खास करके गवर्नमेंट का देखने जाए तो उन्होंने चार्जेस कर रखे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो और सब्सिडी, वो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है केमिकल फार्मर को, डीएपी, यूरिया, उनसे अच्छा है वो ऑर्गेनिक फार्मर को सब्सिडी दे तो बेहतर रहेगा। वो केमिकल को छोड़ के ऑर्गेनिक की तरफ थोड़ा रुझान होना चाहिए उन्होंने। अब जब होम मिनिस्ट्री ने लास्ट टाइम उनका बयान था कि हम 70,000 करोड़ की ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और उतना एक्सपोर्ट करेंगे, ये सब, वो वो चीजें क्या होती है जब आप ऑर्गेनिक फार्मर को सपोर्ट करते हैं तब। वो मिनिस्ट्री में कहीं, वहाँ ऑफिस में तो खेती होने वाली नहीं है। तो सब चीजें, मेन चीज है कि आप फार्मर को सपोर्ट करो। फार्मर के साथ में रहेंगे, फार्मर को सपोर्ट होगा तो फार्मर आगे बढ़ेगा। ऑर्गेनिक लोगों में, किसी में भी, आज कितने भी फार्मर आपके अपने इसमें लाइव देख रहे हैं फार्मर, तो एक भी फार्मर ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि आगे वाले की जान को खतरा हो, किसी की भी। ना वो खुद की जान को खतरा देना चाह रहा है, ना उसकी जमीन को खतरा देना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि उसके पास कोई साधन नहीं है ऑर्गेनिक का। वहां घूमने वाले डॉक्टर तो बहुत है। हमारे यहाँ यहाँ तक कि कृषि विज्ञान केंद्र भी है, तो वहां पे भी ऑर्गेनिक के बारे में कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। मैक्सिमम आप जितना जाएंगे तो वहां पे आपको केमिकल के बारे में बहुत बता देंगे कि इतना डीएपी डालना है। आजकल जितनी रिपोर्ट्स करवाते हैं हम, मतलब मिट्टी मृदा जो जमीन रिपोर्ट है, वहाँ रिपोर्ट हमने करवाई तो रिपोर्ट में आप समझो कि वहाँ हमें सीधा जाके यही कहने को मिलता है कि आपको इसमें फास्फोरस की कमी है, इसमें पोटास की कमी है, इसमें नाइट्रोजन की कमी है, आप कैल्शियम की कमी है। तो वो सब बताएंगे कि इसमें इतना डीएपी, इतना यूरिया डालना है, इतना ये डालना है, इतना वो डालना है। वो चीजें नहीं होती है। उससे अच्छा है कि वो किसानों को रिपोर्ट करे कि आपको ऑर्गेनिक के लिए आपको ये डालना है, आपको ये डालना है। और ऑर्गेनिक की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सब्सिडीज देनी चाहिए गवर्नमेंट को, तो फार्मर आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो दिनों दिन फार्मर तो दबता ही जाएगा, सीधी बात है। और ऑर्गेनिक में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। लोग इंटरेस्ट तो लेना चाह रहे हैं, सब मेरी तरह सब लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक करूं और मेरी जमीन को फायदा भी हो, किसान को फायदा हो, और आगे वाले जो खाने वाले हैं, जो जितनी पब्लिक है, सबको फायदा हो। और जितना केमिकल की वजह से बीमारियां बढ़ रही है, जो जितने हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि फार्मर को सब्सिडी दे तो ऑर्गेनिक फार्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग, और लोग कुछ ऑर्गेनिक खाए और उनको वो बीमारियां भी कंट्रोल हो जाए। हॉस्पिटल की बजाय उनको ऑर्गेनिक फार्मर को सब्सिडी देनी चाहिए। एक समय के अनुसार, एक टाइम के अनुसार हॉस्पिटल भी खोलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल बंद ही करवा दो और सीधे ऑर्गेनिक को दे दो, लेकिन होना चाहिए ऐसा, मेन चीज है। ये फार्मर की तो इच्छा यही है। आज दिन तक जितने फार्मर का मैंने फीडबैक लिया है, सब सबकी एक ही सोच रहती है कि ऑर्गेनिक ही करूं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आज जो किसान होता है वो सब अनपढ़ होता है। हर जगह हर बंदे में ऐसी ललक नहीं होती है कि मैं कुछ ऑर्गेनिक करके ही रहूंगा। यहाँ तक कि अनार में किसी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं बोला है कि ऑर्गेनिक फसल की जा सकती है अनार की।
पॉसिबल पॉसिबल नहीं है बोलते हैं सीधा। और मेरी जिद है कि मैं ऑर्गेनिक करके ही रहूंगा। अभी आपका जो प्रति बीघा लगभग प्रोडक्शन कितना हो जाता है? मेरा मैंने फर्स्ट जो मैं बोल रहा था आपको कि मुझे 3 साल बाद फसल लेनी चाहिए थी। जी। मैंने पिछली साल 2 साल बाद ही फसल ले ली थी। हम्म। तो मेरा प्रति बीघा के आप समझो कि 20 लाख के आसपास अनार निकला था, 20-22 लाख के आसपास। और वो 4500 पौधे का, और 9 लाख का निकला था अंदर 600 पौधे जो पुराने पौधे हैं। तो 30 लाख के आसपास अनार हो गया था, और दूसरा कुछ जीरा वीरा मिला के 40 एक के आसपास इनकम हुई थी। तो तो जैसे कि आपके पास टोटल कितने प्लांट है अभी, इसके अनार के? 5,000 पौधे हैं टोटल, छोटे बड़े मिला के। अच्छा। इन 5,000 में उसमें आपको मतलब 22 लाख मिला था? हाँ, 22 लाख और नहीं, हाँ। ये 4400 पौधों में मिला था 22 लाख, और 600 पौधों पे 9 लाख मिला था। अच्छा। 600 पे 9 लाख। वो बड़े पौधे हैं एक्चुअली। हाँ। और 44 पे 22 लाख। हाँ, ये छोटे पौधे हैं जो फर्स्ट क्रॉप थी, मुझे 3 साल बाद लेनी चाहिए थी, मैंने 2 साल में ले ली। जी। और बाकी पे आपके यहाँ और जीरा वगैरह और हाँ, जो जीरा भी वगैरह रहता है, अरंडी अरंडी जीरा रायडा ये सब होता है हमारे वहाँ। मैक्सिमम हम लोग जीरा करते हैं, जीरा का भी अच्छा रेट चलता है बीच में, और अब थोड़ा डाउन चल गया वापस। 200 पे आ गया, जो 400 से लेके। तभी उसका एक हमको शेयर मार्केट है, वो एक सट्टा बाजार है समझो आप। 500 से 600 से सीधा 200 पे आ जाना। किसानों के साथ ऐसा अक्सर होता है। हाँ, वो सट्टा मार्केट ही है किसानों के साथ अमूमन। जब बुआई होती है तब तो आज भी जीरे के प्राइस, बीजावरण जो बीज रहते हैं जीरा, वो 600 रुपये किलो बिक रहा है मार्केट में। और जीरा बेचने जाए तो 200 रुपये किलो बिक रहा है। और डालते कुछ नहीं है, खाली जीरा, वो नॉर्मल अभी जीरा रहता है। अभी एमएसपी के दायरे में नहीं है जीरा अभी? नहीं, एमएसपी में नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है शायद मेरे हिसाब से। क्योंकि जीरा ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है, और यहाँ पे भी खपत ज्यादा है। एमएसपी में ले लेना चाहिए, लेकिन वो एक मसाला है, उसको अभी तक नहीं लिया गया। अनाज जितने अनाज वगैरह है उनको एमएसपी में लिया जाता है। 25 क्रॉप है। हाँ, मसालों को एमएसपी में ले ले तो बढ़िया हो जाए। एटलीस्ट 300 रुपये मिल जाए एक नॉर्मल, तो जीरे में अच्छा खासा मुनाफा मिलता है लोगों को, बेनिफिट रहता है। नहीं तो 200 रुपये में कुछ बेनिफिट रहने वाला नहीं है। जी। नंदा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आशा करता हूँ कि जो भी किसान भाई इस चर्चा को सुन रहे हैं तो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। और भविष्य में यदि खेती करते हैं इसकी तब भी उससे लाभान्वित होंगे। तो जी। इसी के साथ इस चर्चा को हम समाप्त करने जा रहे हैं। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक जानकारी और देना चाहेंगे कि कृषि जागरण जो है पिछले 28 साल से कृषि क्षेत्र में निर्बाध रूप से कार्यरत है। और इस दौरान कृषि जागरण ने किसान हित में कई सारे पहल भी किए हैं। इसमें एक सबसे बड़ी पहल है मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, जिसको शॉर्ट में MFOI अवार्ड भी कहते हैं, जिसका आयोजन पिछले वर्ष पूसा IRAI मेला मैदान में आयोजित किया गया था, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसमें देश भर के सभी जिलों से किसान आए थे, जिसमें जिन्हें राज्य स्तर, जिले स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। जैसा कि अवार्ड का नाम है मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड। मिलियनर यानी वो किसान जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उन किसानों को सम्मानित किया गया था। तो चूंकि एक जिले में बहुत सारे ऐसे किसान होंगे, तो उन किसानों में मतलब उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो जो हमारे जो ज्यूरी जो मेंबर है, उन्होंने जिन किसानों को शॉर्टलिस्ट किया था उनको दिल्ली में आमंत्रित करके अवार्ड दिया गया था। तो इस बार पिछले वर्ष जो है 15 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था, लेकिन ये जो अवार्ड है इस वर्ष लगभग 300 कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें आपका एक एक जो कैटेगरी है आपका अनार का भी है, सेब का भी है, ऐसे मतलब जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है चाहे कैश क्रॉप है, सबकी अपनी अपनी एक कैटेगरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप उस कैटेगरी में आवेदन करें। अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है अभी चालू, भी बंद नहीं हुई है। और और हमारे ज्यूरी सदस्य अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपको दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा और आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो और उसके लिए आवेदन करने के लिए आपको गूगल पे जाके MFOI सर्च करना है। सर्च करते ही एक वेबसाइट आएगी जो कि 12 लैंग्वेज में होगी। 12 लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज आपको लगे सुगम सरलता से जिसमें आप काम कर सकते हैं, तो उसमें जाके आप
अपना जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से इंतजार कर सकते हैं, कृषि ज्ञान आपको जरूर मदद करेगा। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। गणपत जी, हम चाहेंगे कि आप आगे यूं ही कृषि ज्ञान से जुड़े रहें। कृषि ज्ञान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।